तो दोस्तों हम आप सभी का स्वागत करते हैं पहला सुख के इस प्रोग्राम के अंदर। आज जिस पर्सनालिटी को हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं दोस्तों, उनका नाम है मेजर जनरल सीपी सिंह। एक स्कॉलर सोल्जर हैं। उन्होंने एमए, एमएससी, पीजीए, डीएसटी, एलएलबी, एमबीए और डबल एमफिल की है दोस्तों। एक तो डिफेंस मैनेजमेंट में और दूसरी स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के अंदर। दोस्तों एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने 36 साल इंडियन आर्मी को सर्व किया, 36 इयर्स माय फ्रेंड्स। एक्टिव सर्विसेज दी आईपीकेएफ में श्रीलंका के अंदर, और फिर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया जेएनके के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों। 3 बार के कैंसर कॉन्करर हैं मेजर जनरल सीपी सिंह, और वो अपना इस कॉन्कर को वो एट्रीब्यूट देते हैं डॉक्टर्स को, अपनी वाइफ को, और वेलनेस प्रैक्टिसेस जो उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में सीखी। रिटायरमेंट के बाद भी वो बड़े एक्टिव रहते हैं दोस्तों। अभी वो फाउंडर डायरेक्टर हैं रिजोल्यूट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के। वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, करियर काउंसलर हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, और बहुत ही अच्छा लिखते भी हैं दोस्तों। उनकी अमेजिंग जो जिंदगी है उसको देखते हुए, उनका जो नेवर से डाई एटीट्यूड है और इमेंस कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने वेलनेस के अंदर है, इसी के लिए पहला सुख ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। तो आज हम मेजर जनरल सीपी सिंह सर का स्वागत करते हैं और उनसे उनकी जिंदगी के कुछ लाइफ लेसन्स जानते हैं दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू आदि, सो ग्रेटफुल। और मेरी सबसे बड़ी पूंजी है आप जैसे मित्र, जिनके सहारे मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं, और ये जीवन बहुत आसानी से कट जाता है। तो पहला सुख का भी बहुत आभारी हूं, नरेंद्र बख्शी जी, विंग कमांडर काला जी, जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़रूरी है। मैं इस बात को आगे चल के टच करूँगा, और आप लोगों के साथ मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। उसी की एक कड़ी आज है। तो आप जो भी मेरे बारे में पूछना चाहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आज इस मंच पे आके मैं इस बात का उत्तर दूं। बिल्कुल सर, हमारी पूरी टीम सोच रही थी कि हमें कौन से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि हमारा पहला सुख का जो इनिशिएटिव है वो वेलनेस हेल्थ से रिलेटेड है। और ये बात तो सभी जानते हैं दोस्तों कि जब भी किसी को कोई टर्मिनल डिजीज होती है, उसका जो ट्रॉमा होता है, कहने की एक बात होती है, पर जिस इंसान पे गुजरती है वो ज्यादा इसको जानता है दोस्तों। तो हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले सीपी सर आपसे कि जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिली, आपको ये एक न्यूज मिली कि आपको कैंसर है, तो उस दौरान आपकी कैसी मनोस्थिति थी, आपके परिवार ने इसको किस तरीके से स्वीकार किया? हाँ, थैंक यू आदि। ये एक जीवन में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इवेंट था, जिसने एक गेम चेंजर था, जिसको आजकल अंग्रेजी में कहते हैं, जिसने जीवन की पूरी परिभाषा बदल के रख दी। 2008 की बात है। मैं करीब 50 साल का था। मैंने अपना गोल्डन जुबली बर्थडे मनाया, परिवार के सब लोग साथ में थे। मैं दिल्ली में एक ब्रिगेड कमांड कर रहा था उस टाइम पे, और दिल्ली में एक ही आर्टिलरी ब्रिगेड है। उसको कमांड करना बहुत प्रेस्टिजियस बात है। एक स्पेशल आदमी ही उसके लिए डायरेक्टर जनरल की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी। बच्चे अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, एक बहुत अच्छा घर था, हंसता खेलता परिवार था, माँ भी हमारे साथ रहती थी। अ, उस टाइम पे अगर आपको याद हो, एक मैं हमेशा कहता हूँ, एक ऐड आता था ओनिडा टीवी का, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। सो मेरा जीवन एक ओनिडा टीवी की तरह था। ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। अपने आप को बड़े खुश नसीब महसूस करते थे कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है, और रोज उसका धन्यवाद करते थे। तभी मैं अपने एक मेडिकल कराने गया, जो हमारे एनुअल मेडिकल चेकअप होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कॉलर बोन धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है, और कॉलर के बोन के ऊपर थोड़ी सी गांठ, या थोड़ी सी यू कैन से रबरी जैसे, या कोई फैट इकट्ठा हो गया है। तो मेरे एक मित्र थे आरआर हॉस्पिटल में, जब मैं मेडिकल करा रहा था, तो मैं उनके पास जब भी जाता था बैठ के चाय पीता था। तो मैंने उनको बताया
कि यार देखो जरा, ये मुझे कुछ लग रहा है कि क्या है, वजन बढ़ गया है, हो सकता है फैट हो, कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देख लो। इसे ठीक है सर, अभी आपके टेस्ट करा ही रहे तो ये भी कर लेते। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, कुछ नहीं निकला उसमें। तो मैं अगली बार गया तो उनसे मजाक में बोला, मैंने कहा यार तुमने ऐसे ही टाइम वेस्ट करा दिया, सब कुछ तो ठीक है। तो ही सर एक और टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट होता है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट। उसमें एक छोटी सी नीडल डालते हैं उस अफेक्टेड पार्ट में, और एक 2-4 सेल लेके उसकी माइक्रोस्कोप पे चेक करते हैं। तो जब उन्होंने वो टेस्ट किया तो उनके 2 दिन बाद कॉल आया, बोले सर आप कब आ रहे हो हॉस्पिटल, आओ चाय पीते हैं। तो यार डॉक्टर अगर चाय पीने के लिए बुला रहा है तो कुछ गड़बड़ है। बट फिर भी मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं अपने रूटीन में से टाइम निकाला और मैं उनके पास गया। तो आई आस्क्ड हिम, आई सेड ऑल ओके? ही सेड नहीं सर, ऑल नॉट ओके, बट यू कम विद मी। और वो मुझे लेके ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में चले गए। और मैं तो गांव का रहने वाला हूँ आदि, आपको पता है ये ऑन्कोलॉजी और कार्सिनोमा और ये लिम्फोमा, ये सब शब्द मेरी टर्मिनोलॉजी में थे ही नहीं, फॉर्चुनेटली। तब तक मुझे पता नहीं था कि ये सब क्या होता है। और तो मैंने कहा ये कहाँ ले जा रहे हो? तो वो उनके HOD के पास ले गए और उन्होंने बोला सर ही इज माई फ्रेंड ब्रिगेडियर धर, एंड आगे की बातें ये बताएगा, बोल के वो चले गए। ब्रिगेडियर धर बड़े शांत व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करना शुरू किया, सर नॉट टू वरी, हो जाता है, इट हैपन्स, नोबडी नोज कैसे होता है, एंड आप ठीक हो जाएंगे, आप ऐसे टेंशन मत लीजिए, ये टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है आप। तो मुझे ऐसे लगा जिस तरह वो बोल रहे थे कि शायद चिंता की बात है दोस्त, इतना सीरियसली क्यों हो रहे हो? तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा ब्रिगेडियर धर, डू आई हैव कैंसर? ही सेड नहीं सर, कैंसर इज ए मच मेलाइंड वर्ड, आप कैंसर क्यों कह रहे हो? यस इट इज सम सॉर्ट ऑफ कार्सिनोमा। अब मुझे तो वो भी नहीं आता था। तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और मेरे पास शायद कोई टर्मिनल बीमारी है जिसका शायद इन्हें पता चला है। तो कैंसर को ही सबसे ज़्यादा खतरनाक टर्मिनल बीमारी माना जाता है। तो मैंने उनको, मैं, आपको पता है मेरी मजाक की थोड़ी नेचर रहती है, मैंने उन्हें फिल्मी अंदाज में पूछा, मैंने कहा ब्रिगेडियर धर, हाउ मच टाइम डू आई हैव, बॉलीवुड अंदाज में पूछा। तो वो हंसने लगे, बोले सर आप ऐसे क्यों सोचते हो, ये क्योरेबल है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन आप अपना कैरियर, अपना घर बार, अपनी सब चीज़ें भूल जाइए और अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और 6 महीने तक तो आप बस हॉस्पिटल के ही उसमें रहेंगे, आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप घर जाइए, अपने डाइजेस्ट करिए इस न्यूज़ को, अपने परिवार के साथ शेयर करिए जैसे भी आप चाहते हैं, और कल आप अपनी वाइफ के साथ आइए, मैं दोनों को कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, कुछ प्रोटोकॉल बताऊंगा, जो आगे कैसे ट्रीटमेंट चलेगा उसके बारे में बताऊँ। आदि जब मैं उनके ऑफिस से निकला, कहना बहुत आसान है, पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मेरे दिमाग कहीं और था, शरीर कहीं और चल रहा था। मैं उनके ऑफिस से निकला, ड्राइवर गाड़ी लेके आया, मैं बैठा, 15 मिनट लगते थे मेरे घर जाने में। वो 15 मिनट में 2-4 कॉल भी आए, जो लोग वेट कर रहे थे, मैंने उनका भी कोई ठीक से जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और था। मेरे दिमाग में बार बार ये घूम रहा था कि यू हैव गॉट कैंसर, यू हैव गॉट कैंसर। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी सेटल नहीं हुए हैं, अकेली कैसे करेगी जीवन को, मेरा क्या होगा, कितनी भयानक मौत होगी अगर हुई तो, और क्या मैं ठीक होऊंगा तो मेरे कैरियर का तो ख़त्म है। फ़ौज में बहुत कम्पिटिटिव कैरियर है, मैं बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अगर आप मेडिकल कैटेगरी हो जाते हैं तो दैट्स द एंड ऑफ इट। तो बहुत सारे सवाल, क्या मैं यहाँ पोस्टिंग रह पाऊँगा या मुझे कहीं और पोस्टिंग कर देंगे, क्या मुझे 6 महीने हॉस्पिटल में ही निकालने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। पहले की जो सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे नो घर की समस्याएं, कोई ऑफिस का काम, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई ज़मीन, कोई कुछ, कोई घर, वो सब बहुत पीछे रह चुकी थी, वो बहुत सब ड्वार्फ हो चुकी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या और सामने आ गई थी, और ये समस्या का नाम था कैंसर। उसके सामने सब कुछ छोटा पड़ गया था। तो मैं घर पहुंचा, जाके खाना खाया, मैं थोड़ा एब्सेंट माइंडेड था। खाना खा के हम बेडरूम में गए,
तो लेडीज को, आपको पता है, एक सिक्स सेंस होता है, वो हस्बैंड के मूड को सूंघ कर पहचान लेती है। तो उसने अंदर जाते ही मेरे से पूछा क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? सो आई सेड नथिंग। शी सेड नो, तुम्हारे फेस पे लिखा हुआ है कि कुछ तो है। तो मैंने फिर उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है और डॉक्टर ने ये बोला है, पूरी बात उनको समझाई। तो यू नो हर, शी डजंट एक्सप्रेस हर इमोशन सो फ्रीली। तो उन्होंने अपने, ऑब्वियसली उनको भी इस न्यूज़ को डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगा होगा और बहुत दिमाग के अंदर बहुत टर्मोइल चल रहा होगा, बट उसने मेरा दिल रखने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ इतना ही कहा कि जब अगर डॉक्टर कह रहे ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, क्यों चिंता कर। इट्स नॉट सो सिंपल। हम दोनों पूरे दोपहर शाम तक यही सोचते रहे आदि कि वाई मी, मैंने ऐसा क्या किया है। मैं, आप जानते हैं, कभी शराब नहीं पी, कभी तम्बाकू नहीं खाया, कभी गुटखा नहीं खाया, कोई ऐसा काम नहीं किया। वेजिटेरियन, सिंपल फूड, सवेरे एक्सरसाइज करना, शाम को गेम खेलना, एक बड़ी रेजिमेंटेड लाइफ, और जाने अनजाने में किसी को दुख भी नहीं पहुंचाया। तो हे प्रभु, ये क्यों, मेरे साथ ही क्यों, वाई मी? बट देन मैंने सोचा ये तो प्रारब्ध है, ये कर्म है, अब के नहीं तो शायद पिछले जन्म के होंगे, जो आपके खाता है आपको भुगतना है, और ये आपको अपना ही इसको पूरा करना है। तो हमने कहा ठीक है, दो चॉइस हैं, या तो हम रोते रहें और रो रो के जीवन को काटें, या फिर एक सोल्जर की तरह फेस करें कि ठीक है, ये एक दुश्मन आया है, ये कैंसर है, ये हमारा एक दुश्मन है, इससे हम फाइट करते हैं और लास्ट बुलेट तक, लास्ट जब तक दम है, लड़ेंगे और इसके ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। हमने ऐसा सोचा दोनों ने, ठीक है अब हम रोएंगे नहीं, हम लड़ेंगे। एक दूसरे को गले मिले और सो गए। सवेरे हम ब्रिगेडियर धर, सवेरे हमने बच्चों को बताया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनको बोला कोई घबराने की बात नहीं है, लाइफ नॉर्मल चलती रहेगी जैसे हमेशा चलती है, आप लोग अपना अपना काम करिए, कुछ नहीं हुआ है। हम ब्रिगेडियर धर के पास गए, ब्रिगेडियर धर ने पूरा प्रोटोकॉल और सारी वो कहानी और सारा तरीका कैसे होगा क्या होगा वो समझाया। फिर वो पूछते हैं कि सर और कोई सवाल है तो पूछिए। तो मैंने कहा ब्रिगेडियर धर, अभी बायोप्सी कराने के बाद हम एक हॉलीडे के लिए सिक्किम चले जाएं, क्योंकि पूरे परिवार ने बहुत पहले से प्लान कर रखा है, और फिर तो आप 6 महीने तक जाने नहीं दोगे। तो ब्रिगेडियर धर ऑलमोस्ट फेल फ्रॉम हिज चेयर। ही सेड सर क्या बात कर रहे हो, मतलब आपको मैंने बोला है कि आपको कैंसर है और आप तो घूमने जाने की बात कर रहे हो। आई सेड आपने कल बोला था ना, अभी तो वी गॉट ओवर इट। तो ही सेड ठीक है सर आप जाइए। वी वेंट देयर, हमने कट शॉर्ट आवर ट्रिप बाय 2 days, केम बैक एंड गॉट इनटू द ट्रीटमेंट। मेरी वाइफ ने अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को, सबको बोला कि आपको अगर सिंपैथाइज करना है, यहाँ आके रोना है तो यहाँ मत आइए, आप घर में बैठ के आराम से रोइए। अगर हाँ आप वैसे मिलने आना चाहते हैं, हौसला बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नहीं हुआ है, हम कर लेंगे इसको, विल टाइड ओवर इट, लेकिन हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। ये एक लड़ाई है जो हमें लड़नी है, रोने से ठीक नहीं होगा। और इसी तरह के वाक़या सेकंड टाइम पे भी हुआ, और फिर थर्ड टाइम पे भी अपने चैलेंजेस थे। लेकिन ठीक है, सेकंड टाइम भी जब मैं ब्रिगेडियर धर के पास गया, उन्होंने मुझे बोला कि इट इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम लो ग्रेड टू हाई ग्रेड सर, और आपको तुरंत कल एडमिट हो जाइए। मैंने बोला ब्रिगेडियर धर, कल मेरी वाइफ के स्कूल का एनुअल फंक्शन है, सी इज़ प्रिंसिपल, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, नहीं तो शील किल मी कि तुम आए नहीं मेरे फंक्शन में। तो ही सेड सर आप नहीं सुधरोगे, चलो कोई बात नहीं, आप फंक्शन अटेंड करके आइए। तो मैंने फंक्शन अटेंड किया, किसी को कुछ पता नहीं चला, उसके अगले दिन जाके एडमिट हो गया एंड आई वाज ऑन द डेंजरसली इल लिस्ट। तो सब लोग आश्चर्यचकित थे, अरे यार कल तक तो बिल्कुल ठीक था, फंक्शन में था, उधर अटेंड कर रहा था, और आज कैसे हो गया। तो ठीक है, जीवन में ये चैलेंजेस आते हैं, उनको हंस के गुजार दो, हिम्मत से पार करो, तो शायद आसानी से निकल जाते हैं। थैंक यू। वंडरफुल सर, मतलब कई बार ऐसे सुन के और मेरे ख्याल से जितने भी हमारे व्यूअर्स रहे हैं जिनके साथ ऐसा कुछ घटा है और जिनके आसपास कुछ ऐसा घट रहा है, तो निश्चित ही उनको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमारे ज़िंदगी के एटीट्यूड से हम कितनी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि दोस्तों
हम खुद के नजरिए को ही बदल सकते हैं। जो आसपास जो घट रहा है वो तो हमारे हाथ में इतना होता नहीं। जैसे कि आपने बताया सीपी सर कि आप जब एनालाइज किया कि आपको ही कैंसर क्यों हुआ, तो आपको ये पता चला कि भाई मेरा तो दिनचर्या बहुत अच्छा था, मैं ऐसा कोई स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता। तो एक अनवांटेड गेस्ट की तरह कैंसर आपकी जिंदगी में आया। तो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ज्यादातर डॉक्टर्स हमारे को ये कहते हैं कि इसकी वजह से कैंसर होता है, उसकी वजह से कैंसर होता है। आपके साथ ये 3 बार घटना घटी, आपको क्या लगता है इसके क्या कारण रहे होंगे आपके साथ? और जो तमाम जनता है जो बस इस सेफ्टी में बैठी हुई है कि भाई हम तो कुछ ऐसा करते नहीं है तो हमारे को कैंसर क्यों होगा, तो उस पे अगर आप थोड़ी सी रिफ्लेक्शन करें तो। एक दिन एक सेशन चल रहा था, उसमें एक स्पीकर थे, वो यही बात कह रहे थे कि इफ़ यू स्मोक यू इनवाइट कैंसर, इफ़ यू च्यू टोबैको यू इनवाइट कैंसर, इफ़ यू ड्रिंक टू मच यू इनवाइट हार्ट अटैक, इफ़ यू ईट अनहेल्दी फूड, जंक फूड, यू इनवाइट लिवर सिरोसिस। सो इस तरह की वो बातें कर रहे थे। एट द एंड ऑफ द सेशन आई सेड, सर, आई डिड नॉट इनवाइट कैंसर, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। जो आप कह रहे हो इनमें से कोई भी चीज़ मैंने नहीं करी, लेकिन फिर भी आ गया। तो आप सही कह रहे हो, ये जो कोई एस्टेब्लिश्ड वो नहीं है कि इन चीज़ों से कैंसर होगा। इन कुछ चीज़ें हैं, कुछ एस्टेब्लिश्ड वो हैं जिनके करने से शायद उसके होने की परसेंटेज कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बिना उसके नहीं हो सकता है। आपके सामने मैं एग्जांपल है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है, अगर मैं कॉज को एनालाइज करने की कोशिश करूं, कि हम आजकल चारों तरफ पॉल्यूशन है, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो भी बहुत पॉल्यूटेड है। जो हम खाना खा रहे हैं, चाहे सब्जियां खा रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ ले रहे हैं बाजार से, चाहे दूध ले रहे हैं, चाहे मिठाई ले रहे हैं, उस सब में कितने केमिकल्स हैं, कितना एडल्ट्रेशन है। फूड एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिला के हमें दी जाती हैं, कितनी सही हैं नहीं हैं। जो पानी हम पी रहे हैं वो कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है। जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स घर में लगे हुए हैं वो भी कितना साफ़ करते हैं, मुझे डाउट है। तो ये जो चीज़ें हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर से निकल के हम धीरे धीरे अनहेल्दी एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। शायद यही एक कारण है जिससे कि दुनिया में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यस, हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी कोई हैबिट ना पालें जिससे कि हमें कैंसर हो जाए। लेकिन अगर फिर भी आ जाता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। मुझे तो कॉज पता नहीं चला, तो मैं यही कहता हूँ कि ये शायद मेरे पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन जो ये अकाउंट है, ईश्वर ने मेरे खाते में इतना कष्ट डाला है, इसको मैं भुगतूंगा, क्योंकि एंड्योर करूँगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल अकाउंट है। तो इसी तरह वो जिस किसी को भी हो जाता है, तो फिर हमें उस लड़ाई को लड़ना है, और ये लड़ाई सबको अपने आप लड़नी है। ये इसमें सबका साथ हो जाए तो आसान हो जाती है। इसीलिए हमें अपनी हैबिट्स सही रखनी चाहिए, फिर भी अगर हो जाता है तो लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। और आप जैसे जो भी हमें सुन रहे हैं, आप ध्यान से इस बात को देखिएगा कि कोई ऐसा कारण ही हो कैंसर का, ये जरूरी नहीं है। और आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सुधारिए। और पहला सुख की टीम हमेशा आपसे यही बात कन्वे करती रहती है कि आप लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो आप डिजीजेस से दूर रहेंगे। और पॉल्यूशंस हैं और ये जो सब कंटामिनेटेड वाटर है, इन सब से इसके प्रति भी अवेयरनेस आपको बहुत हेल्प करेगी। सीपी सर, जैसे आप एक रोल मॉडल हैं, ना केवल जब आप फौज के अंदर थे, पर फौज से जब आप रिटायर हुए उसके बाद भी आप अपनी जिंदगी को बड़ा एक्टिवली जी रहे हैं। हम ज्यादातर देखते हैं रिटायर्ड जो लोग हो जाते हैं वो थोड़ा कंफर्ट जोन में भी आ जाते हैं, और साथ के साथ उनकी लाइफ बड़ी अनप्लान्ड होती है। आपकी लाइफ देख को एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, मैं और हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जो अभी रिटायरमेंट की लाइफ, रिटायरमेंट होने वाला है या जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, वो आप अगर उनको कुछ एडवाइजेस दे सकें, टिप्स दे सकें जिनसे उनकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। या थैंक यू।
अभी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत लोग मुझे, जहाँ भी मैं जानता हूँ, मुझे पूछते हैं कि हम एक सेकेंड इनिंग्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। अ, देखिए, दो चीज़ें बहुत सर्टेन है जीवन में, जिसका आदि है उसका अंत है ना। जो जीवन हमारे मिला है, उस एक दिन मृत्यु जरूर होनी है। और जिस आदमी ने एक दिन सर्विस करी है उसको एक दिन रिटायर जरूर होना है। तो रिटायरमेंट और मृत्यु दो निश्चितताएं हैं, दो सर्टेनिटी हैं लाइफ की, जो सभी को पता है। और मृत्यु का तो समय नहीं पता, लेकिन रिटायरमेंट का तो समय भी आपको पहले से ही पता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते। और जब वो हिट करती है तो आपको एक झटका लगता है, एक शॉक लगता है। बहुत लोग एक वैक्यूम में चले जाते हैं, बहुत लोग उसको झेल नहीं पाते उस रिटायरमेंट को, स्पेशली जो बड़ी पोस्टों से रिटायर होते हैं जैसे मेरी तरह। तो अ, इस चेंज के लिए, जैसे जीवन को अगर हम 80 साल के, नॉर्मल आजकल ठीक ठाक रहने वाले व्यक्ति की लाइफ करीब 80 साल है। आप पहले 20 साल एक अच्छे करियर के लिए प्रिपेयर करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं, पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, और एक अच्छे कंपटीशन वगैरह दे के नौकरी प्राप्त करते हैं। फिर उसके 40 साल मैं कहता हूँ आप नौकरी करते हैं। हो सकता है उसमें एक ही नौकरी कर रहे हैं मेरी तरह, अगर आप लकी हैं, या फिर एक कैरियर बीच में चेंज करें और फिर एक दूसरा कैरियर करें, कुछ भी करके आप 40 साल उसमें काम करते हैं और 60 साल पे ये मानते हैं कि हम अब रिटायर हो गए। और उसके बाद अगले 20 साल जो है आराम से उन सफलताओं का फ़ायदा उठाते हुए, या जो कुछ भी आपने किया है उसकी खुशी खुशी में अपना रिटायर्ड जीवन की ओर व्यतीत करते हैं। लेकिन ये 60 साल जो है सबसे कष्ट, 60 के बाद का जो 20 साल हैं वो सबसे कष्टदायक समय है। इसीलिए उस 60 के लिए हमें प्रिपरेशन उससे पहले करनी चाहिए। इसके लिए दो तीन तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सभी के लिए, कि एक तो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर यानी फिजिकली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। जब आप रिटायर होते हैं तो अपने आप को ऐसा सक्षम बनाइए कि आप अपना काम खुद कर सकें, या आपके पास इतनी सुविधाएं, साधन हों कि जैसा जीवन आप रिटायरमेंट से पहले व्यतीत कर रहे थे, तकरीबन वैसा ही अ, आप जीवन व्यतीत कर सकें। उसकी तैयारी आपको, चाहे अपने पैसे से बचत करनी है, चाहे आपको पेंशन मिलती है, या आपको जो लमसम पैसे मिले हैं उनको आपने ठीक से इन्वेस्ट करना है। अ, तो कम से कम फाइनेंशियली आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। दूसरे, आप इतने सर्वेंट्स रख पाएँ या अपने तरीके ईज़ाद कर पाएँ कि आप जैसा एक लाइफ़स्टाइल के आप आदी हो चुके हैं जीवन में, वैसी लाइफ़स्टाइल व्यतीत करने के लिए आत्मनिर्भर रहें। आपको किसी से, बच्चों से भी, अपने दोस्तों से भी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता ना पड़े। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप तो इमोशंस की और ब्रेन की स्टडी करते हैं, इमोशनली आदमी को रिटायर्ड लाइफ में एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब वो बड़ी पोजीशन पे होता है, चारों तरफ लोग होते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं, नाम होता है, बहुत ही हेक्टिक लाइफ होती है, सब कुछ चकाचौंध भरी दुनिया होती है। फिर अचानक एक दिन वो घर आ जाता है, जब कोई एक वैक्यूम सा आ जाता है जीवन में, और काम भी नहीं रहता है। इतनी हेक्टिक लाइफ के बाद में उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, उतनी ज़्यादा आपके पास सवेरे उठ के कहीं जाने का भी कोई मादा नहीं रहता है, कोई आपको लोग उतना इज्जत भी नहीं देते हैं जितने शायद पहले देते थे। तो उसके लिए आपको अपने आप को इमोशनली तैयार करना है कि एक दिन ऐसे आएगा तो मैं अपने आप को किस तरह बिजी रहूँगा और किस तरह अपने आप को इस अ, नए चेंज में ढाल पाऊँगा। अगली चीज़ है कंपेनियन। कंपेनियनशिप को बढ़ाइए आप रिटायरमेंट के बाद। देखिए, पूरे जीवन तो आपकी पत्नी ने आपके साथ निकाल दिया, जैसे आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट थी, जैसे आपके जीवन की रिक्वायरमेंट थी। बच्चों को पाला, बड़ा किया, उनकी शादियां करी, उनका घर बसाया। पूरा जीवन वो आपकी तरह देखती रही, जैसे आपने दुनिया को उसको देखने के लिए कहा वैसे उसने दुनिया को देखा। अब थोड़ा समय उनके लिए दीजिए, उनके उनके काम में हाथ बटाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उनको अगर मिल बाँट के, चाहे वो जीवन की
सवेरे वॉक करने ही जाना है, आप उनके साथ जाइए, या वो किचन में चाय बना रही हैं, आप उनके साथ में थोड़ी सी मदद करिए, या कहीं भी घूमने जाना है, तो जीवन को उनके नज़रिए से जी के देखिए, तो जीवन दोनों के बीच में बहुत सुखमय बन जाएगा। दूसरे, आप इस बात को कहते रहते हैं, फाइंड पर्पस इन लाइफ। जीवन का एक उद्देश्य, कुछ पर्पस ढूंढिए रिटायरमेंट के बाद, नहीं तो आपको वो वैक्यूम खा जाएगा। वो जो इमोशनल जो कमी है उसको पूरा करने के लिए आप कोई पर्पस ढूंढिए, कुछ सोशल वर्क करिए, कोई समाज सेवा करिए, कुछ समाज को ज़्यादा दीजिए, जो उस समाज आपको दे रहा है उससे ज़्यादा उसको वापस दीजिए, क्योंकि समाज ने आपको इतना बड़ा बनाया है। आज बारी समाज को देने की है, तो वो देने की कोशिश करिए। मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहीं बैठ के सारी दुनिया को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनसे जरा पूछ लीजिए कि सर कैसे है, क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेके प्रेसिडेंट ट्रंप से लेके सोसाइटी के चौकीदार तक सब लोगों को गालियां देते हैं। कोई अपना काम नहीं कर रहा है, किसी को अपना काम नहीं आता है, सब नालायक हैं, वो ऐसे हो रहा है, ये काम खराब हो रहा है, वो हो रहा है। अरे यार, हमें इसी समाज में रहना है, इन सारी बुराइयों के साथ ही इस समाज में अपनी खुशी ढूंढनी है। तो बजाय सबको एक्स वाई जेड को लेके गालियां देने के, क्योंकि उससे अपने मन के अंदर कटुता बढ़ती है। छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। अगर आप एक कप चाय बना के उस चौकीदार को दे के आइए, आप देखिए दूसरे दिन से उसका व्यवहार कैसे बदल जाएगा। जो आपके गेट के सामने बैठा रहता है, आप रोज जाके उसको गालियां देते हो कि तुम तो अपना काम ठीक से नहीं करता, दिवाली वाले दिन उसको 4 लड्डू दे के आइए कि अपने बच्चों को दे देना। देखिए वो आपको कैसे, उसके बाद उसका देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों से खुशी ढूंढिए। जब मैं कैंसर के वो ट्रीटमेंट में था, जिस दिन डॉक्टर कहता था आज आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हो, मैं बड़ा खुश होता था, जंप लगाता था। किसी दिन सिस्टर ने आके बोला सर आज इंजेक्शन नहीं लगेगा, अरे वाह आज तो मज़ा आ गया यार, आज इंजेक्शन नहीं है, चलो पार्टी करते हैं। छोटी छोटी खुशी है। आप क्रिकेटर से सीखना चाहिए, जब रोज 10 विकेट लेते हैं, एक मैच खेलते हैं जब, लेकिन हर एक विकेट के साथ ऐसे जंप लगाते हैं, ऐसे गले मिलते हैं, ऐसे ऐसे दिस इज फर्स्ट टाइम दिस हैप्पीनेस इज हैपनिंग। सो हमें छोटी छोटी चीज़ों से खुशी ढूंढनी चाहिए। और मोड्स और रिटायरमेंट के बाद जिस समाज में जाके हम रह रहे हैं उसमें अपना स्पेस क्रिएट करें एंड अर्न रेस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते मैं तो जनरल साहब हूँ मेरी रेस्पेक्ट करिए, कोई नहीं करेगा। यू हैव टू अर्न बाय योर डीड्स। आप दूसरों के लिए ऐसा कोई बढ़िया काम करिए, ऐसा कोई भला काम करिए कि वो आपको सलाम करने के लिए उसके हाथ अपने आप उठ जाए। You can't command respect, you have to earn respect, and you have to create your place in the new society after retirement. That is what I would like to say. Thank you. बिल्कुल, ये तो बहुत इंस्पायरिंग आपने पूरा बताया सीपी सर। और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स ये आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपने 36 साल इंडियन आर्मी में जब आपने काम किया, उसके दौरान आपने, आपका जब एजुकेशन, हम लोग डिग्रियों के बारे में बात करते हैं तो वो लिस्ट ही खत्म नहीं होती। MA, MSc, PGA, DST, LLB, MBA, डबल MPhil, मतलब इट्स समथिंग विच इज वेरी यूनिक। हम देखते हैं बहुत सारे और भी अफसर्स होते हैं, वो इस लेवल तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ भी आपको जितना मैं जानता हूँ पर्सनल लेवल पे, मैंने देखा है कि आप कोई भी काम चालू करते हैं उसको फिनिश जरूर करेंगे, चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी परेशानियां आए। तो ये जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है, बिकॉज बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ये पूछते भी हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे लाएं जिंदगी के अंदर। कोई भी काम चालू करते हैं, थोड़े दिनों के बाद मन उचट जाता है, बोलते हैं कि अरे यार ये नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। पर आपने तो यू वॉक योर टॉक, तो दिख रहा है कि आपने कितना कंसिस्टेंटली इसको परफॉर्म किया है अपनी जिंदगी के अंदर। तो आई थिंक आपका जो आंसर होगा वो निश्चित ही बहुत सारे लोगों को मदद करेगा। और कंसिस्टेंसी एंड फोकस। मैं जब छोटा बच्चा था, मैं किसी को बता रहा था, तो जब डिक्टेशन देती थी टीचर, पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, मुझे कोई घर में पढ़ाने वाला नहीं था, तो मैं, मेरा ऐसा इंप्रेशन था कि ये सब गलत ही लिखा होगा इसने, और टीचर मेरी शक्ल देखते ही उसको काट के 0 दे देती थी, चाहे उसमें 2-4 शब्द ठीक भी होंगे। तो वहाँ से शुरुआत करके आज मेरे आर्टिकल एडिटोरियल में छपते हैं।
मैं गांव में किसी के सामने बोलता नहीं था, बहुत ही शाई टाइप का बच्चा था, कभी हाथ खड़ा करके कोई सवाल भी नहीं पूछा। और वहां से चल के आज मैं टॉक शोज पे आता हूँ टीवी के ऊपर। तो मैं ईश्वर को रोज धन्यवाद देता हूँ, लाख लाख बार धन्यवाद देता हूँ कि कहाँ से उठा के मुझे कहाँ पहुंचा दिया। उस वहां से शुरुआत करके मैंने अपनी जगह बनाई है। तो ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूँ वो भी पूछते हैं, सर आपने इतना सब कुछ कर लिया जैसे आप पूछते हो, हमें भी दे दो वो जादू की छड़ी। मैं कहता हूँ बेटा मेरे पास वो छड़ी नहीं है। हार्ड वर्क इज द ओनली आंसर। जस्ट पुट योर शोल्डर टू द व्हील। आई ऑलवेज से पहिया तभी घूमता है जीवन का जब आप उसको अपना कंधा लगाते हैं। जब आप धक्का देंगे तभी वो पहिया बाहर निकलेगा। अगर बाहर खड़े खड़े देखते रहे तो कुछ नहीं चलेगा। और जो भी काम करना है उसमें घुसना पड़ेगा। उसको सिर्फ दूर से प्लानिंग करते रहो और सोचते रहो तो नहीं होगा। वो एक दोहा आपने पढ़ा होगा बचपन में, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बैरी बूढ़न रहा रहा किनारे बैठ। तो जो डुबकी लगाएगा वही ढूंढ के मणि लेके मोती लेके आएगा। किनारे पे बैठे हुए सिर्फ देखते रहने से, लहरों को देखते रहने से मोती नहीं मिलता। मैंने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करी है। जो आज आप सक्सेस देख रहे हैं इसके पीछे कभी बात करेंगे बहुत सारे फेलियर्स भी हैं। और उन फेलियर्स पे मैं रोया भी हूँ, मैंने अपने आप को कोसा भी है जीवन को। लेकिन फिर उठ के खड़े हुए और फिर मेहनत करी, फिर अपने आप को संभाला, फिर अपने आप को एनालाइज किया मेरे अंदर कहाँ कमी रह गई, मैं क्या चाहता हूँ बनना और क्या है मेरे पास। अगर नहीं है तो मैं उसको कहाँ से लाऊं, कैसे करूं। मैं फिजिकली फिट नहीं था लेकिन सवेरे उठ के दौड़ने जाता था मैं। गांव में सब हंसते थे, लेकिन अगर मैं उस फियर ऑफ फेलियर से, अगर उनके हंसने से या उनके कटाक्ष से डर जाता तो शायद वहीं बैठा रहता, आज हल चला रहा होता कहीं। तो ये सब और पहली बात तो आप जो है ना, आपको जो सक्सेस है, मैं हमेशा कहता हूँ इट रिमेन्स जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, बट इट इज सर्टेनली एन इंच विद इन योर एफर्ट जोन। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है, उसमें एफर्ट जोन में ही है। एफर्ट करोगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चे कहते हैं सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ, 3-3 अलार्म लगा के सोता हूँ लेकिन सवेरे उठा नहीं जाता मेरे से। सर बस पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। और ये जर्नी जो है बहुत लंबा है। सर नीचा करो, चलते रहो, मंजिल को ध्यान में रखो, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लो, एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। एंड दूसरी बात, ये जो आपकी मंजिल है उसके पीछे इतने पैरानॉइड ना रहो कि जब मंजिल ना मिले तो फिर ये शिकवा भी कम से कम ना हो कि हमने सफ़र का आनंद नहीं लिया। एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस, दो यू शुड रिमेन फोकस्ड ऑन द गोल। एंड वर्क लाइफ बैलेंस रखिए जीवन में। अगर मंजिल मिल गई तो बहुत अच्छा है, उससे आपको क्या होगा, एक अचीवमेंट मिलेगा। एक आपके डिज़ायर जब पूरे हो जाते हैं, सक्सेस क्या है, जब आपके डिज़ायर्स जो है वो अचीव हो जाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, तब एक हैप्पीनेस मिलती है कि आपने जो चाहा वो प्राप्त कर लिया। लेकिन हैप्पीनेस जरूरी नहीं है कि उस मंजिल से मिले। हैप्पीनेस आपको रोज के जो काम किए हैं, जो जर्नी आपने जिया है, उसमें से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है और उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है। सो हमें अचीवमेंट भी प्राप्त करना है बिकॉज इट्स अ बिग बूस्टर, बट हैप्पीनेस भी प्राप्त करनी है बिकॉज जीवन का अल्टीमेट एम तो हैप्पीनेस ही है। हम सब किस लिए करते हैं, खुश रहने के लिए करते हैं। तो वो हैप्पीनेस हमें ढूंढनी है। अपनी मंजिल का हमेशा ख्याल रखना है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली आंसर। लगे रहो, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। सीपी सर, मैं आपसे इसी में ही बस एक दो लाइन और जानना चाहूंगा कि जैसे कंसिस्टेंसी जो होती है, कोई भी जना किसी काम को करता है तो जब बीच में उसको छोड़ने का दिल करता है, उस पल पे एक दो चीजें क्या ध्यान में रखना है, जो आपके साथ भी हुआ ही होगा कि बस वो चलता रहे। वो कई बार होता है कि ठीक है छोड़ देते हैं यार, कुछ और कर लेते हैं, तो मतलब जो इनकम्प्लीट, मैंने नहीं देखा कोई भी ऐसी चीज आपकी जिंदगी में जिसको आपने इनकम्प्लीट छोड़ा है।
तो वो कैसे किया जाता है? क्योंकि आज के बंदों का जो फोकस स्पैन होता है वो थोड़ा कम है, वो जल्दी फ्लिकर कर जाता है दिमाग। पहली बात तो जो हम डिसीजन लें वो बहुत कंसीडर्ड डिसीजन हो, सोच समझ के लें। जो भी हम करना चाहते हैं उस टास्क को पहले अच्छे से एनालाइज करें और अपनी कैपेबिलिटीज को एनालाइज करें। क्या वो हमारा पैशन है जो आप कहते हो? क्या वो जो प्रोफेशन हम चुन रहे हैं, जो हम मंजिल चल रहे हैं सुन रहे हैं, जो हमारा एम है, क्या वो स्मार्ट है, क्या वो मेजरेबल है, क्या हमारे अचीवेबल है, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं उसको? और जब आपने बहुत सोच समझ के अपनी मंजिल तय करी है, जब आपने बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लिया है कि मुझे ये करना है, फिर उसमें चैलेंजेस तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी, उनसे पीछे नहीं घबराना है। अगर मैं कहूँ कि सपनों और हकीकत में हौसलों का फासला होता है, वो हौसला टूट जाता है रास्ते में कहीं ना कहीं, तभी आदमी हिम्मत हार जाता है। वो हौसला बना के रखना है कि मुझे ये मंजिल प्राप्त करनी है, ये मंजिल मैंने तय करी थी अपने लिए, और मुझे किसी भी हालत में ये मंजिल प्राप्त करनी है, या एटलीस्ट अपना बेस्ट देना है, अपना सब कुछ देना है इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए। और फिर भी मैं नहीं अर्जित कर पाता हूँ तो वो अलग बात है। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, 36 साल फौज में रहने के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे डीन स्टूडेंट वेलफेयर बनाया। मैं वहाँ गया, वो मेरे लिए एक नया आयाम था, नया क्षेत्र था, मेरी सारी कैपेबिलिटीज एक तरफ, और यहाँ मुझे एक नई शुरुआत करनी थी। वहाँ के वर्क डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट होती है, सिविल की काम करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। कई बार मुझे भी लगता था क्यों यार, मैं क्यों यहाँ खट रहा हूँ, अपने आराम से जाके रिटायर्ड जीवन बिताता हूँ। फाइनेंशियली आई वॉज वेल ऑफ, अच्छी खारी पेंशन मिल रही थी, सब कुछ है मेरे पास जीवन में, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैंने ये काम एक्सेप्ट किया है, ये एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि ये टास्क को मैं करूँगा, तो मुझे अपना बेस्ट इसमें देना चाहिए, मुझे इसको करके दिखाना चाहिए, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ। ऐसे नहीं हो कि मैं एक निकम्मा फौजी हूँ जो फौज के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकता। तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया, अपने आप को कहिए कि नहीं, ये काम मैं करूँगा, करके दिखाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। और आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, जब 30 मंथ्स के बाद जब मैं एमिटी छोड़ के जा रहा था, अपनी मर्जी से ही मैं छोड़ के आया, तो ओनर से लेके स्टूडेंट तक हर एक आदमी मेरे को कह रहा था सर तुसी ना जाओ। वो सब चाहते थे कि मैं वहाँ रहूँ और जो भी काम कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मैंने अपनी एक जगह बनाई, जो मैं कह रहा था आपको, अपना एक स्पेस क्रिएट किया। ये अपॉइंटमेंट पहले नहीं थी और मेरे आने के बाद भी वो एबॉलिश कर दी गई। तो मैंने ये स्पेस बनाई अपने लिए, उनके दिलों में अपने लिए इज्जत बनाई। आई अर्न रेस्पेक्ट, नॉट बिकॉज आई वॉज मेजर जनरल, बिकॉज आई वॉज डीन स्टूडेंट वेलफेयर। उस अपॉइंटमेंट के लिए मैंने जिया अपने किरदार को, और अपनी उस जगह से जब मैं छोड़ के आया तो लोगों के दिलों में एक जगह बना के आया जो अभी भी बरकरार है, अभी भी मेरे टच में बहुत अच्छा, है। बहुत अच्छा, जिंदगी जियो तो ऐसे जियो। बहुत थैंक अच्छा, अमेजिंग। और ये बड़ा इंस्पायरिंग है ये सारा सुनना ही आपसे। जैसा कि मैं अपना ही एग्जांपल देके दोस्तों आपको बताऊंगा कि मैं, मेरे लिए तो एक फादरली फिगर है सीपी सर। और जब भी मैं उनको ऐसा कहता हूँ कि आप बड़े हैं, तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि या तुम मेरे दोस्त हो और मुझसे दोस्ती बनाए रखना हमेशा। मैं इसी पे ही आपसे सीपी साहब पूछना चाहूंगा कि अ, ये जो मिलेनियल्स हैं, जो बंदे हैं, ये जो 20 साल से 35 साल तक का जो ये एज ग्रुप है, इनके साथ मैंने आपको कई बार देखा है कि आप इजीली जेलअप कर लेते हैं। एक इंसान जो मेजर जनरल की पोस्ट तक रहा फौज में, और एक अलग ही आपका रुतबा था, रसूख था, और फिर उसके बाद आप अ, उसके कई दिमाग कई बार फिक्स भी हो जाता है उस लेवल पे। और फिर ये जो यंगस्टर्स हैं जो बड़े अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, डिसिप्लिन भी इतना नहीं होता हम लोगों के अंदर, हम कई बार देखते हैं एज कम्पेयर टू यू पीपल। तो आप लोग, आप कैसे इतने अच्छी तरीके से इनसे कनेक्ट कर लेते हैं? और मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स में से भी कोई सुन रहा होगा तो उनको बड़ा फायदा होगा जब आप बताएंगे कि यंगस्टर्स का जो कनेक्शन होता है। नो डाउट आप तो खुद भी जिंदा दिल इंसान है, पर तब भी जो एज गैप होता है इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? थैंक यू आदि। आज मेरा एक साइजेबल फ्रेंड्स सर्कल जो है वो इन मिलेनियल्स का है, जो आप कहते हो 20 साल के और 16 साल से 20 साल के बीच के जो बच्चे हैं,
लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कहीं मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहे हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये सीनियर सिटीजन और कहाँ ये बच्चे, क्या कनेक्ट है। और ऑलमोस्ट काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो रोज़ मुझे गुड मॉर्निंग करते हैं और मैं उनको कुछ न कुछ बात करता हूँ, कुछ हंसी मजाक करता हूँ, ये चलता रहता है। तो मुझे दो एक्सपीरियंस हुए जीवन में ये बच्चों से डील करने के। एक तो जब मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल था एनसीसी केरला, केरला और लक्षद्वीप, तो रिटायर होने से पहले, तो वहाँ पे करीब 60,000 कैडेट्स मेरे अंडर में थे, पूरे एनसीसी के केरला के। तो उनके साथ मैं इंटरेक्ट करता था, जहाँ भी मेरे मौका मिलता था मैं ऐसे जाके सिर्फ ऊपर ऊपर से इंस्पेक्शन करके और सीनियर लोगों से बात करके ही वापस नहीं आता था। मैं जहाँ भी जाता था वहाँ के कैडेट्स को इकट्ठा करता था। लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर था, बिकॉज उनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी, थोड़ी टूटी फूटी आती थी। मुझे केरलाइट जो लैंग्वेज नहीं आती थी, मलयालम, तो भी मैं इंग्लिश के माध्यम से, सिंपल इंग्लिश में उनसे कम्युनिकेट करता था, उनसे बातचीत करता था। फिर बजाय लेक्चर देने के उनको थोड़ा सा बोल के उनको बोलता था आओ छोटे ग्रुप्स में बैठ के बात करते हैं, देन दे विल ओपन अप, दे विल टॉक टू यू। तो मेरा ऐसा मानना है एमिटी में भी कि आपको उनके लेवल पे जाना पड़ेगा। आप तो कम्युनिकेशंस के मास्टर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको ऑडियंस के लेवल पे आना है, आप उनको अपने लेवल पे नहीं ला सकते। और आप अपने लेवल से प्लेटफॉर्म से बात करेंगे तो वो उन तक नहीं पहुंचेगी। एक चाणक्य का बहुत छोटा सा अच्छा डायलॉग है, कहीं शायद इसमें फिट हो तो मुझे याद आ गया अभी। उन्होंने कहा है, एक राजा के लिए कहा है ये बात, कि जब कोई राजा जब कोई राजा अपनी झोंपड़ी चहर छोड़कर महलों में रहने लगता है और उन महलों के ऊपर सोने चांदी के पत्थर चढ़ जाते हैं, तो झोंपड़ी से आने वाली आवाज महल तक नहीं पहुंच पाती। बेसिकली कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जाता है, जैसे कि आप दूर होते जाते हो रियलिटी से। तो राजा का फर्ज बनता है कि वो अपने महल से निकले और उस गरीब की झोंपड़ी में वापस जाए और उसकी उस आवाज को सुने। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने लेवल से निकल के कम्युनिकेशन के थ्रू उनसे, उनके लेवल पे आके कम्युनिकेट करना है बच्चों के लेवल पे, तभी वो समझेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, जो शायद हमारे जैसे सीनियर लोग कई बार नहीं कर पाते या भूल जाते हैं कि हम कैसे उनके लेवल पे जाके बच्चे की तरह बच्चा बन के बात करें, तभी वो हमारी बात समझेंगे। और आजकल की जनरेशन को ज्ञान नहीं चाहिए। वो कहते हैं सर इंटरनेट भरा पड़ा है, जो आप बोल रहे हो ये सब हमें पता है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, रोज यूट्यूब भरा पड़ा है ज्ञान देने के लिए, हमें नहीं चाहिए। उनको प्रैक्टिकल बातें चाहिए जो हम अपने जीवन में अपना सकें। सिर्फ आज आप हमें दो बातें बता दो और जिसको हम अपने जीवन में अपना के शायद कुछ बेटर बन पाए, वही उनको चाहिए। उनको मेंटर नहीं चाहिए सर, दोस्त चाहिए। एक दोस्त जो मेंटरिंग कर सके, एक मेंटर जो दोस्त हो वो नहीं चाहिए, एक दोस्त चाहिए जो मेंटरिंग भी कर सके। वहां आपको अपने आप को फिट करना, फिर आपको उनके दिल में ट्रस्ट और फेथ डेवलप करना। मैं आपको बताऊं, जब मैं एमईटी में गया था तो मुझे मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में बहुत बड़ी घाई थी। मुझे मैनेजमेंट जो सीनियर लोग थे वो बोलते थे अरे आप स्टूडेंट से बात मत करिए, वो तो ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं, यहाँ पे तो स्टूडेंट जो है ना कुछ भी बोलते हैं। ऐसे मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर हूँ, मैं क्यों नहीं उनसे बात करूंगा, कुछ भी बोल रहे हैं फिर भी मैं बात करूंगा। मैं जब स्टूडेंट से जाके बात करता था तो आपको पता ही है, जैसे आप कह रहे हो बच्चे आजकल बड़े बदतमीजी होते हैं, तो वो खड़े होकर बोलते थे सर आप क्यों आए हो यहाँ पे, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, वो तो सब ओनर करेगा और ओनर कुछ करना नहीं चाहता, तो आप जाओ ना अपनी नौकरी करो, क्यों आए हो यहाँ पे। इस तरह बात करते थे। वहां से शुरुआत करी। मैंने बोला दोस्त मैं आपके साथ खड़ा हूँ, यस मैं ओनर नहीं हूँ, जो आप कह रहे हो उस चीज़ को मैं अगर डिसीजन ले सकता आज तो इम्प्लीमेंट कर देता, लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाई को तुम्हारे साथ खड़े होकर लड़ूंगा, तुम्हारी जो जायज़ डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर वो पूरी हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आप सब के सामने आके अपनी हार मान लूंगा कि मैंने कोशिश करी भाई, नहीं हो पाया। तो इस तरह करके मैंने उनके दिलों में अपनी एक जगह बनाई, एक ट्रस्ट बनाया। जब मैं शुरू शुरू में गया था, जो टाइम मैं देता था वो, मैं पहले पहुंच जाता था, उधर 3 बच्चे बैठे होते थे और फिर बच्चे आधे घंटे बाद आते थे।
आप तो मेरे को जानते ही हैं, तो मुझे इस बात से बहुत तकलीफ होती थी कि ये क्या है यार, ये क्या सिस्टम है। वाइस चांसलर पहले आ जाता है, बच्चे बाद में आते हैं। तो सब कहते थे नहीं सर ये तो ऐसे ही सिस्टम है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब मैं छोड़ के आ रहा था, यू वोंट बिलीव, हॉल पूरा भरा हुआ था, 15 मिनट पहले बच्चे बैठे हुए थे मेरे आने से पहले। उनके मनों में ऐसी जगह बनाई, उनके दिलों में जगह बनाई अपने लिए, कि जब वो उन्हें लगता था कि आज सीपी सर बोलेंगे, तो वो पहले आके बैठ जाते थे। आप एक दो बार आप आए हो, आपने भी शायद देखा था। तो हमें उनके साथ में कुछ अच्छा करिए, उनका दिल जीतिए और भूल जाइए। मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसे वहाँ पे केस हुए जो बच्चों में, स्टूडेंट्स में झगड़ा हो रहा है। अरे सर वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, कोई नहीं जाता था डर के मारे कि वहाँ झगड़े में फंस जाएंगे, कोई सर्वर फोड़ देगा, मारपीट कर देगा। टीचर्स, जो प्रोफेसर्स थे, सब डर के मारे दूर हो जाते थे। वो मुझे फ़ोन करते थे, आई यूज्ड टू गो। मुझे कभी एक बार भी ये डर नहीं लगा था कि कोई स्टूडेंट मेरे ऊपर हाथ भी उठा देगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा था कि वो मेरी इज्जत करते हैं। हाथ उठाने का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो मेरे पैर छुएंगे। और वही होता था, जब मैं वहां पहुंच जाता था जहां भी झगड़ा हो रहा है, सब शांत हो जाता था। वो अपने आप या तो भाग जाते थे या फिर मेरे पास आ जाते थे, सर आप बीच में मत आइए सर, प्लीज छोड़ दीजिए। आई टू से नथिंग डूइंग। उनको पकड़ के लाके और सजा भी देता था, सबसे ज्यादा सजा देता था। उसके बावजूद भी वो मेरी बहुत इज्जत करते थे। मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि ये स्टूडेंट्स कोई डिफरेंट दुनिया के हैं और मैं डिफरेंट दुनिया का हूँ। मैं अपने आप को उनका एक हिस्सा ही मानता था, और इसीलिए उनके दिलों में मैंने अपने लिए जगह बनाई। वहाँ एक केस हुआ जिसमें एक स्टूडेंट की डेथ हो गई। उसके पेरेंट्स ने फॉल्सली, पहले कुछ दिन पहले हाथापाई हुई थी, उसको एंगल बना के और पैसे ऐंठने के चक्कर में बहुत सारी दुनिया में, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक चारों तरफ ये कह दिया। जबकि उसकी लड़के की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। ही वाज ओबीज, ही हैड मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम्स, एंड डॉक्टर ने भी बोला कि डेथ उससे हुई है। तो इतना सारा प्रेशर आया लोगों का कि, एंड दे ऑल सेड कि कोई वकील ने भी ओनर्स को ये एडवाइस किया, अरे वो जो लड़का है दूसरा, उसको सस्पेंड कर दो थोड़े दिन के लिए, बात खत्म हो जाएगी। और वो बेचारा गरीब बच्चा था जो जिसके ऊपर केस डाल रहे थे। आई सेड नथिंग डूइंग ओवर माय डेड बॉडी, आई सेड आई विल रिजाइन बिफोर यू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट स्टूडेंट। उसकी गलती नहीं है भाई। आप, the moment you suspend that boy for even one day, you are accepting that that incident of fight had something to do with his death. जबकि पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज में, मेडिकल रिपोर्ट्स में, हर चीज में ये आया है कि उसकी डेथ जो है मेडिकल कारणों से हुई। तो आप उसको क्यों सस्पेंड कर रहे हो? क्योंकि वो गरीब आदमी का बेटा है। एंड अल्टीमेटली आई स्टूड अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हु वर एडवाइजिंग द ओनर। मैंने कहा मेरी बात कराइए लॉयर से, मैं बात करता हूँ, मैं उनको कन्विंस करता हूँ, रादर दे कन्विंसिंग मी, बिकॉज दे हैड नॉट नोन द केस। केस तो मैंने पूरा किया था, इंक्वायरी मैंने करी थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बेटी छोड़ने के बाद, उसके 1 महीने बाद, ये पूरा केस क्लोज हो गया। एंड वो लड़का भी बच गया और किसी को कुछ नहीं हुआ पूरे उसमें एपिसोड में, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं था। लेकिन उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आए, और कोई होता तो उस लड़के को सेक्रीफाइस कर देता बेचारे को, गरीब आदमी को। लेकिन ऐसा नहीं। ये तो बहुत ही सही बात है सर। और यही जो कनेक्शन आपका है मिलेनियल्स के साथ, और मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिनका एज ग्रुप 50 क्रॉस है, आप जितना इन चीजों को देखेंगे कि नो ज्ञान, बी मोर प्रैक्टिकल विद द यंगस्टर्स, और कम्युनिकेशन करते रहना, उनका ट्रस्ट जीतना, उन पे फेथ, उनकी भी इज्जत करना, क्योंकि हर बच्चे की भी एक इज्जत होती है। तो मेरे ख्याल से एक कनेक्शन बहुत अच्छा है, और आप सर इसका एक एग्जाम्पल है। हम ये पूछना चाहेंगे आपसे सीपी सर कि आप, जैसे जो ये हमारा CWC और पहला सुख जो ऑर्गेनाइजेशन है, CWC से पावर्ड है और इंडी फैमिली इसको मैनेज कर रही है, आप 4-5 महीने से इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आपका क्या एक ऑब्जर्वेशन है इस संस्था को लेकर, और आप किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होना पसंद करेंगे सर? हमारी टीम जानना चाहेगी। अरे आदि, आपने तो बहुत अच्छी बात पूछी है। मुझे आपका ये इनिशिएटिव, वेलनेस इनिशिएटिव, इंडिया इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मैं वॉलेंटरी होके आपके और नरेंद्र बख्शी जी के साथ इसमें जुड़ा हूँ। क्योंकि
मेरा भी ये मानना है कि सबसे ज़रूरी है वेलनेस ऑफ बॉडी, वेलनेस ऑफ बॉडी, वेलनेस ऑफ माइंड एंड वेलनेस ऑफ सोल। वेलनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, इनफैक्ट जिसके ऊपर मैंने लिखा भी है, आर्टिकल भी लिखा है। तो इन चीज़ों के ऊपर आजकल की दुनिया में, इतनी आपाधापी में, इतनी फाइनेंशियली ओरिएंटेड दुनिया में इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हम। तो ये एक जो इनिशिएटिव शुरुआत है, वो शायद आगे चल के एक मुहिम बन जाएगा, एक मूवमेंट बन जाएगा, और लोग फिर अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपने शरीर को अच्छा रखने के बाद निरोगी काया, और फिर एक स्वच्छ मन, एक सुंदर मन, और फिर प्योरिटी ऑफ सोल, द अल्टीमेट एम। इसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे कदम हैं, जैसे मैंने बोला था, कोई जादू की छड़ी नहीं है आपके पास भी, हमारे पास भी। मैं उसी बात को फिर कह रहा हूँ, हम सबको मिलकर इसको एक मूवमेंट बनाना है, जिससे कि लोग इसमें जुड़ते रहें, और दूसरे किसी के लिए नहीं, अपने लिए इसको सफल बनाएं। सबकी लड़ाई है, सबको साथ मिलके इस वेलनेस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं, मेरी पत्नी, हमारा परिवार सब इससे जुड़े हुए हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और आई थिंक सबके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, क्योंकि मैंने आपको देखा है कि आप अल्कोहल नहीं लेते, आप स्मोकिंग नहीं करते, आप नॉनवेज नहीं लेते। और पर मैंने देखा है कि जब भी कोई आपके घर पे आता है, आप उनको जरूर अल्कोहल जो है वो आप सर्व करते हैं। और नो डाउट आप आर्मी में रहे तो आप डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ रहे, और बड़ा आपने उसमें भी एक अच्छा कनेक्शन बनाया ही होगा। तो आपके हिसाब से क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इसको लेकर, जब हम इसकी बात करते हैं कि अल्कोहल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नॉनवेज फूड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई अलग अलग राय हैं इस चीज को लेकर। आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, उसमें आपने अपनी हेल्थ फैक्टर्स को भी देखा, और अपने आसपास के लोगों की भी हेल्थ को देखा होगा, जो अल्कोहल लेते होंगे या जो नहीं लेते होंगे। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर सीधी से? आदि ये सब एक बिलीफ सिस्टम है, जो आप कहते हो ना, एक मॉडल है। सबको दुनिया को देखने का अपना अपना नज़रिया है। कोई आदमी इसलिए खराब नहीं हो जाता क्योंकि वो अल्कोहल लेता है, या कोई इसलिए खराब नहीं है कि वो नॉन वेज खाता है। वो उसकी तरीका है, वो उसकी सोच है। उसको अच्छा लगता है नॉन वेज खाना, खाए। मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं खाता हूँ। मेरे बच्चे खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। मेरे फादर स्मोकर थे, अल्कोहल भी लेते थे, पार्टी ड्रिंकर थे, नॉन वेज भी थे। हम दोनों, उन्होंने कभी हमें फोर्स नहीं किया आइदर वे। हम दोनों भाई टी टोटलर हैं, दोनों नॉन स्मोकर हैं, दोनों नॉन वेज मतलब वेजिटेरियन है। मेरा भाई थोड़ा सा शायद नॉन वेज है। लेकिन हमने अगली जनरेशन को भी वो पास ऑन नहीं किया अपना बिलीफ सिस्टम। ऐसे तुम डिसाइड करो अपने लिए क्या तुम्हारे लिए सही है। हमारे सारे बच्चे नॉन वेज हैं, शायद अल्कोहल भी पीते होंगे, आई डोंट नो, स्मोक तो नहीं करते। मेरा सन इन लॉ है, वो स्मोक भी करता है। ठीक है, अपना अपना जिंदगी को देखने का नजरिया है। आप अपने दिल से पूछिए क्या सही है क्या गलत है। कोई नहीं कह सकता कि अल्कोहल गलत है या सही है। पहली चीज तो मॉडरेशन इज द की। हर चीज को लिमिट में करना चाहिए। किसी चीज की अति बुरी होती है, चाहे वो अच्छी हो। आप मिठाई भी खाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा मिठाई खाते हैं तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, तो वो भी आपकी सेहत के लिए खराब है। दूसरे, क्या अच्छा और क्या बुरा? क्या, आप बताइए, वो आदमी अच्छा है जो बहुत सवेरे 2 घंटे पूजा करता है, हाथ जोड़ता है ईश्वर के, लेकिन पूरे दिन बेईमानी करता है, सरकारी पैसे का गबन करता है, लोगों को पेट काटता है, और फिर रात को आके फिर 2 घंटे पूजा करता है, और नॉन वेजिटेरियन को हाथ नहीं लगाता, दारू को हाथ नहीं लगाता, रोज मंदिर जाके बड़ी दान करता है, 3-4 मंदिर उसने बनवा दिए हैं। वो एक अच्छा आदमी है, या गरीब एक इंसान जो अपनी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ एक क्लर्क की नौकरी करता है, रात को आके एक पैग लगा के अपनी परेशानियों को भूल के सोने की कोशिश करता है? कौन सा आदमी अच्छा है? कौन डिसाइड करेगा? पता नहीं, मैं नहीं डिसाइड कर पाता। तो मैं ये कैसे कह दूं कि शराब पीना खराब है या बुरा है? आपके दिल से पूछिए। जब भी आपको डाउट होता है कि ये सही है गलत है, मैं अपने दिल से पूछता हूँ। आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी कि ये सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि ये सही है, गो अहेड, चाहे जमाना आपका दुश्मन हो जाए। लेकिन आपको लगता है ये गलत है, तो मत करिए उस काम।
अपने दिल की आवाज़ को सुनो, अच्छा, वो आपको बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। समाज में सही और गलत की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, बिल्कुल। और मेरी परिभाषा में शराब पीना, नॉन वेज खाना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन मॉडरेशन में होना चाहिए। अच्छा, अब सीपी सर, आप एक अमेजिंग लीडर रहे अपने फौज की जिंदगी के अंदर, और आपने नो डाउट बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन वहां पे देखी होगी। आज के लीडर्स जो, कई बार हम देखते हैं कि लोग अगर 5 लोगों को भी हैंडल करते हैं तो ही परेशान से हो जाते हैं, और आपने तो एक बटालियन, जैसे मैं और आप साथ में नेपाल गए थे, तो हम लोग बात ही कर रहे थे कि नेपाल की तो पूरी जो आर्मी होगी वो हमारी एक छोटी सी भारत की एक यूनिट जैसी है कि जिसको आपने हेड भी किया था। जी, तो आप इतने सारे लोगों को जब मैनेज करते थे chief के अंदर, और इतने मेजर जनरल पोजीशन पे रहे, तो तमाम चैलेंजिंग सिचुएशन आई होगी, आपने उस स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस आता है लीडरशिप के अंदर, उस डिफिकल्ट टाइम को किस तरीके से ओवरकम किया, हमारे आज के लीडर आपसे जानना चाहेंगे। आदि थैंक यू। लीडरशिप एक बहुत बड़ी सीरीज है और इसके बारे में मैं बोलते ही बोलते जाऊंगा, पता नहीं कितना बोलूंगा, आप मुझे रोक देना बीच में। मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट बताना चाहता हूँ फॉर द यंग लीडर्स हु विश टू एमुलेट मी। जीवन में कभी भी ना पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंट नहीं चुनना चाहिए दोस्तों। हर एक आदमी, मैं बच्चों से पूछता हूँ आपने आर्ट्स क्यों ली, बोलते सर मैथ्स बड़ा डिफिकल्ट लगता है इसलिए ली। कोई कहता, मैं बोलता हूँ आप प्राइवेट नौकरी क्यों कर रहे हो, व्हाई डिडंट यू अप्लाई फॉर आईएएस। और सर बहुत बड़ा कंपटीशन है, 10 लाख लोग बैठते हैं उसमें कंपटीशन में, मैं नहीं जाना, ऐसे ही कोई नौकरी मिल जाएगी ठीक है। अरे डोंट टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, टेक द चैलेंज इन लाइफ। अगर आप चैलेंज नहीं लोगे तो वो मुकाम कैसे हासिल करोगे। जो ऊपर जाने के लिए पाथ हमेशा डिफिकल्ट होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं, कंपटीशन से क्या डरना। somebody told me, जब मैं एनडीसी के लिए मेरा सिलेक्शन होने वाला था कोर्स के लिए, ही सेड सर सुना है इस बार वैकेंसी कम हो गई है, पहले 8 होती थी अभी 6 ही हो गई है। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो एक ही चाहिए। So that's the confidence, you know, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, ईश्वर पे फेथ रखिए, और हमेशा आसान तरीका मत चुनिए, डिफिकल्ट तरीका चुनिए और उसमें एक्सेल करिए, तभी आप एक नॉर्मल आदमी से अच्छी मंजिल पा सकेंगे। दूसरे, बी ए फर्स्ट रेट प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में भी मैं बैंक में जाता हूँ, आई फाइंड 10 क्लर्क होंगे उसमें से 2 ही कॉम्पिटेंट होते हैं, बाकियों को काम ही नहीं आता अपना। वो उनसे पूछ पूछ के आते हैं, सर इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा प्रोफेसर्स को पढ़ाना नहीं आता ठीक से, सॉरी टू से। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, उनकी अपनी सब्जेक्ट नॉलेज इतनी पुअर है। कहीं भी आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, उसको थोड़ा सा आपने डिफ़िकल्ट चीज़ पूछ ली, तरीका पूछ लिया, वो कहता है नहीं मेरे को नहीं पता, कल आना, साहब से जाके मिलो। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप के एक बढ़िया प्रोफेशनल बनाने में इज्जत महसूस करते हैं, अपने आप को फर्स्ट रेट प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। तो लीडर अगर आपने बनना है, एक अच्छा कामयाब लीडर बनना है, तो अपने प्रोफेशनली फर्स्ट रेट होना चाहिए। दूसरा, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए। टीम बिल्डिंग करिए, आपकी जो टीम है उसमें टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करिए, उनको ट्रेन करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको एक साथ लेके चलिए, और फिर जब आपकी टीम बहुत बढ़िया बन जाएगी, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज ए लीडर आप सिर्फ इशारा करेंगे और आपकी टीम आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला देगी। ये मैंने जीवन में महसूस किया है, मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने अपनी टीम बनाई है, और अच्छे लोगों की टीम बनाई है। जिन लोगों को बाकी लोग निकम्मा समझते थे, उन लोगों को एक बढ़िया टीम का मेंबर बनाया है, और फिर उन लोगों ने मेरे लिए रिजल्ट्स डिलीवर किए। ये बहुत आवश्यक है, और उस टीम को लीड करने के लिए आपको पर्सनल एग्जाम्पल से लीड करना है। जैसे मैं कह रहा था, प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका पर्सनल कंडक्ट लीडर का ऐसा एग्जाम्पलरी होना चाहिए कि लोग आपके उदाहरण को, अपने पर्सनल एग्जाम्पल को एमुलेट करें। तो आपने पर्सनल एग्जाम्पल से लीड करना है, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर मैंने देखा है ऊपर पोजीशन पे पहुंच के लीडर बन के लोग जो है टाइमली और करेक्ट डिसीजन नहीं लेते। अरे हम लोगों को, हम ये कहते थे ये जो सितारे कंधे पे लगा के दिए सरकार ने,
ये जो रैंक दिया है, ये जो पोजीशन दी है, किस लिए दी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने के लिए हमें ये पदवी दी गई है, ये पोस्ट दी गई है। इतनी बड़ी पोस्ट पे सरकार ने हमें इतने दिन ट्रेन करके किस लिए भेजा है? कि जब वक्त आए तो आप सही और टाइम पर डिसीजन लें। आधे टाइम तो हमारी चीज़ें फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, फाइलें इधर से उधर घूमती रहती हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो नेता हैं, जिस पोजीशन पे लोग बैठे हैं, वो टाइमली डिसीजन नहीं लेते। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट है एक लीडरशिप का कि टाइम पे डिसीजन ले और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कंसीडर्ड डिसीजन ले। पूरे 100% क्लैरिटी तो कभी भी नहीं आएगी, लड़ाई में भी नहीं आती है। अगर 80% आपको क्लैरिटी है और प्रोस एंड कॉन्स ऑफ योर डिसीजन, go by the hunch for the 20%, but take a decision and then have the perseverance to make it happen. जो भी डिसीजन आपने लिया है उसको पूरा करने के लिए फिर अपनी जी जान से कोशिश करिए। और लास्ट में लीडरशिप में एक बहुत अच्छा कोट है जो हमारे, जब हम पास आउट होते हैं आईएमए में, तो उसको चैटवुड मोटो कहते हैं, जो हम जिसकी शपथ लेते हैं। वो कहता है कि ऑनर एंड सेफ्टी ऑफ माई कंट्री कम्स फर्स्ट always and every time. The honor and safety of the men that I command comes next, and my own welfare and personal safety comes last, always and every time. मैं चाहता हूं कि अगर हमारे देश का हर एक व्यक्ति इस बात को मान ले, सबसे पहले देश, फिर आपके साथी, और सबसे लास्ट में मेरा वेलफेयर और सेफ्टी, तो हम इस देश को कहां से कहां पहुंचा देंगे। हर एक लीडर को ये चीज फॉलो करनी चाहिए। और निश्चित ही जो भी हमें सुन रहे हैं उन्होंने ये स्टेप बाय स्टेप ये पॉइंट्स नोट भी किए होंगे। दोस्तों, हमारा जो चैनल है पहला सुख का यूट्यूब चैनल, इसमें तमाम ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें हम लगातार जो मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, इस पर हम बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। दोस्तों, सीपी सर, कि आप मुझे बताएं आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा जिंदगी का पिछले 30-40 साल का, अगर आप कोई 3 लाइफ लेसन्स हमें देना चाहें जो हम सुन के हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाए, कोई 3 लाइफ लेसन्स। सबसे पहला तो आदि मैं कहूँगा, जो हम सबका मोटो है, पहला सुख का भी मोटो है, वेलनेस ऑफ बॉडी। ये जो शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, ये वन टाइम इशू है, एक ही बार मिला है। आप इसको संभाल के रखिए 80 साल तक, या आप इसको बर्बाद कर दीजिए, चाहे अनहेल्दी प्रैक्टिसेस के द्वारा, लेकिन इसको आपने 60 साल चलाना है। ये आपका टेम्पल है, टेम्पल ऑफ योर सोल। तो सबसे पहले वेलनेस ऑफ बॉडी बहुत आवश्यक है। नंबर 2, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करिए, नर्चर रिलेशनशिप्स। आप भी हमेशा ये कहते रहते हो, आई वुड से इट इज़ लाइक ए प्लांट। उसमें रोज पानी डालना पड़ता है, रिलेशनशिप में रोज उसमें खाद डालना पड़ता है, अपने अच्छे व्यवहार का, अपने मैनरिज्म का, अपने कंसर्न का, तभी वो प्लांट पनपता है। और एक दिन भी अगर आपने गलती से कोई गलत शब्द बोल दिए या एक कोई गलत केमिकल डाल दिया प्लांट में, वो प्लांट मर जाता है। चाहे वो 20 साल से आप उसको रोज पानी दे रहे हैं, एक दिन अगर गलती से कोई गलत मैन्योर या केमिकल डाल दिया, वो प्लांट मर जाएगा। ये सही रिलेशनशिप है, आपने 20 साल से बना के रखी हुई है, चाहे वो वाइफ के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, अपने स्टूडेंट्स के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ हो। एक दिन भी अगर आपने गलती कर दी तो वो रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप्स को नर्चर करिए जीवन में, यही वैल्यू है, आपके साथ रहेंगी और आपके मरने के बाद लोग आपको आपकी रिलेशनशिप के लिए याद करें। और तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ, आपने क्योंकि 3 ही चीज़ पूछी हैं, कहने को तो मैं बहुत चाहता हूँ। तीसरी चीज़ है, आई वुड से प्रोफेशनल एरोगेंस एंड पर्सनल ह्यूमिलिटी। यानी जीवन में प्रोफेशनली थोड़ी एरोगेंस होनी चाहिए कि मेरे से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, ये आपके दिल में एक जज्बा होना चाहिए। लेकिन पर्सनल लेवल पे बिल्कुल ज़मीन पे रहिए, आप मॉडेस्ट रहिए, और आपकी लोग आपको आपकी पर्सनल आदतों की वजह से, आपकी विनम्रता की वजह से आपको याद करें। यही 3 लेसन्स कहना चाहूँगा। सीपी सर, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपका कि इतने सारे प्रश्न हमारे आपसे लगातार पूछे, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ डिटेल में हमारे को वो आंसर्स दिए, और
दोस्तों आप इसको बार बार रिमाइंड करके सुनिएगा, बिकॉज कई बार कुछ बातें हम लोग नोट करते हैं, कुछ रह जाती है, वो जहन में रखिए, उसको जिंदगी में लगाइए, बिकॉज सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान आपको वहीं खड़ा रखता है जहां आप होते हैं, आप उसको लाइफ में लगाते हैं। और सीपी सर तो हमारी पहला सुख फैमिली का ही पार्ट है। आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम लोग, आप अगर पहला सुख की टीम को मेल भेजेंगे तो हम लोग उस तरफ रीडायरेक्ट करके उनसे सवाल, आपके भी कुछ सवाल हैं सीपी सर से पर्सनल लेवल पे, तो आप पूछ सकते हैं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे को दिया। वी आर रियली थैंकफुल टू थैंक यू आदि। मैं जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हे प्रभु, मुझे इतना सक्षम बनाना कि जब मैं जाके ज़मीन पे बैठूं तो लोग इसे मेरे बड़प्पन कहें, मेरी औकात न कहें। यू। और मैं जब भी गांव जाता हूँ, अपने खेत की मेड़ पे बैठता हूँ और कुछ चंद पल वहाँ पे बिताता हूँ, अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ कि इसी ज़मीन से उठ के मैं आज कहाँ पहुँचा हूँ, और ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उसने काबिल बनाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू।